Good morning. Today is 2nd November 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. First article of discussion is regarding the jailbreak and after that the encounter of the 8 terrorists. हुआ क्या, कंटेक्स्ट क्या है? दिवाली वाले दिन रात को 12 से 3 बजे के बीच में, ये कंटेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर दिवाली वाले दिन रात को 12 से 3 बजे में 8 सिमी के टेररिस्ट, सिमी है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी ये बैंड है, 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी और अभी ये बैंड है। 8 आतंकवादी भाग गए रात को जेल से और उन्होंने एक धारदार हथियार बनाया, प्लेट जो खाने के लिए प्लेट दी जाती है स्टील की, उससे हथियार बनाया और एक हवलदार उसमें शहीद हो गया, उसको मार दिया उन्होंने, आतंकवादियों ने। और बाद में कुछ ही घंटों में वो आतंकवादी एक एनकाउंटर में मारे गए। अब देखिए इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में काफ़ी तरह के क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा में और डिफरेंट सेक्शंस के द्वारा में। उसके एनकाउंटर के बाद में जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है तमाम तरह के लोगों के द्वारा, यानी डिफरेंट पुलिस ऑफिसर्स के लोगों के द्वारा और पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा में, उस एक्सप्लेनेशन में एक कोहेरेंसी देखने को नहीं मिल रही है। यानी एक पुलिस ऑफिसर कुछ अलग बात कहता है, दूसरा पुलिस ऑफिसर कुछ अलग बात कहता है। यानी एक पुलिस ऑफिसर कहता है उनके द्वारा हथियार थे और हम पर फायरिंग की गई थी, दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है कि नहीं, उनके पास में हथियार नहीं थे। एक दूसरा रीजन ये भी है, एक वीडियो निकल कर आ रही है, एक जो ये वीडियो है वो एनकाउंटर से तुरंत पहले की और एनकाउंटर के बाद की जो ये वीडियो है उससे भी तमाम तरह के क्वेश्चंस उठ रहे हैं। सबसे जो मेन क्वेश्चंस हैं वो तो यही है, क्या उनके पास में हथियार थे और क्या कुछ सीरियस थ्रेट वो पोज कर रहे थे पुलिस ऑफिसर्स को, यानी वो एनकाउंटर करना चाह रहे थे, उनको मारने की क्या आवश्यकता थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस। तो अब देखिए एमपी गवर्नमेंट जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है वो बहुत ही कीन दिखाई दे रही है इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन जैसे कि उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ये इन्वेस्टिगेशन एनआईए को सौंप दी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कि वो सिमी के टेररिस्ट भागे क्यों, क्या जेल के अंदर में किसी तरह की हेल्प उनको दी गई थी या जेल के बाहर किसी तरह की हेल्प उनको दी गई थी। जेल में इतनी हाई प्रोफाइल वो जेल है, इतनी सिक्योरिटी उस जेल में है, सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, वॉच टावर और सर्च लाइट्स। आपने पुरानी मूवी बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, जो पुरानी फिल्मों में जेल के अंदर लाइट घूमती रहती है, इस तरह की लाइट्स होती हैं, वॉच टावर्स होते हैं, सीसीटीवी कैमरास होते हैं। इतनी तमाम तरह की सिक्योरिटी के बाद में भी वो कैसे भागने में कामयाब हो पाए? देखिए गवर्नमेंट का स्टैंड तो यही है, वो कैसे भागने में कामयाब हो पाए, इस इशू पर तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन एनकाउंटर पे वो किसी भी तरह की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की मांग नहीं कर रहे हैं या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पर कीन नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नॉर्मल मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए और एनकाउंटर पर सवाल नहीं उठने चाहिए, इससे हमारे पुलिस फोर्सेस का मोराल डाउन होता है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है इस पर। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि किसी भी तरह के एनकाउंटर की, किसी भी तरह का कुछ भी एनकाउंटर होता है तो उसकी जांच या तो सीआईडी द्वारा, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा होनी चाहिए या फिर इंडिपेंडेंट किसी एजेंसी के द्वारा होनी चाहिए। यानी हर एक एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए, क्या वो एनकाउंटर सही था या गलत था। अब देखिए बीजेपी या फिर कुछ और दूसरी पार्टी इसका विरोध कर रही है, यानी एनकाउंटर पे कुछ भी सवाल उठने चाहिए। लेकिन एनकाउंटर पे सवाल किसी भी तरह की आइडियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का इशू है। यानी इस पर पूरा सच सामने आना चाहिए, किसी भी पार्टी को अपने इंटरेस्ट या फिर अपनी आइडियोलॉजी से इसे जोड़कर नहीं देखना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। किसमें देखिए इस आर्टिकल का काफ़ी जगह यूज हो सकता है, एथिक्स में इसका यूज हो सकता है। एनकाउंटर पे क्या एनकाउंटर होते हैं वो जो फेक एनकाउंटर हैं, एथिकल है या कौन कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है, डेफिनेटली वो एथिकल तो है ही नहीं। कौन कौन से एथिकल इशू इन्वॉल्व हैं और क्या करना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन एथिक्स में आते हैं। तो आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए, आपको क्लियर स्टैंड लेना है। ह्यूमन डिग्निटी की आपको बात करनी है और ह्यूमन राइट्स इशू की आपको बात करनी है अगर एथिक्स में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। अब देखिए अगला आर्टिकल क्या है। अगला आर्टिकल कश्मीर प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। आपको पता होगा बुरहान वानी जो एक टेररिस्ट था जिसको हमारी फोर्सेस ने, आर्मी ने मार गिराया था, उसके बाद से ही कश्मीर में पिछले 3 महीनों से ज़्यादा से प्रोटेस्ट चल रहा है। सेपरेटिस्ट हर एक हफ्ते एक प्रोटेस्ट का शेड्यूल जारी करते हैं, उसी के हिसाब से जनता प्रोटेस्ट करती है वहाँ पर और हमारी फोर्सेस पे पत्थर मारे जाते हैं, मतलब इंडिया की फोर्सेस पे। वो लोग भी हमारे हैं लेकिन उनको भड़काया जाता है सेपरेटिस्ट के द्वारा में। तो अब क्या है, 3 महीनों से ज़्यादा से वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है और अब सर्दी का सीज़न आ गया है। देखिए कश्मीर में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, आपको पता होगा, और स्कूल के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो भी वहाँ नज़दीक हैं। और लेकिन अब जब वो थक हार के सेपरेटिस्ट चाहते ही हैं कि जो स्कूल के एग्ज़ाम्स हैं, एनुअल स्कूल्स के एग्ज़ाम हैं, उनको ना होने दिया जाए। और अभी तक उन्होंने 27 से ज़्यादा स्कूलों को जला दिया है। अब ये वही सिचुएशन है। देखिए 1990s में भी कश्मीर में अपराइजिंग हुई थी, तब भी उन्होंने स्कूलों को जलाया गया था। वो स्कूलों को आखिर जलाते क्यों हैं?
वो स्कूलों को इसलिए जलाते हैं क्योंकि देखिए, अगर स्कूल जलेंगे तो लोगों को, वहाँ के लोगों को यूँ लगेगा कि एग्ज़ाम होंगे नहीं। अगर स्कूल जलेंगे तो एग्ज़ाम कैसे होंगे? अगर एग्ज़ाम नहीं होंगे तो वहाँ के लोगों को लगेगा कि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, यानी द फ्यूचर ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर नॉट ब्राइट एंड इट इज़ इनटू द डार्कनेस। सो दे गेट मोर एंड मोर फ्रस्ट्रेटेड विद द करंट रेजिम। उनको ज़्यादा से ज़्यादा एलिनेशन आता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है। उनको यूँ लगता है हमारे बच्चे क्या करेंगे, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट ज्वाइन करते हैं। यही इंटरेस्ट है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जलाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जितने ज़्यादा स्कूल जलाएंगे पेपर होंगे नहीं, पेपर नहीं होंगे तो लोगों को लगेगा कि हमारे बच्चों का भविष्य तो है ही नहीं कश्मीर में, इसलिए वो और ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ में। गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? देखिए, गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि सेपरेटिस्ट की कॉल पे ही स्कूल जलाए जा रहे हैं, यानी स्कूलों को जलाने के पीछे सेपरेटिस्ट जिम्मेदार हैं। क्योंकि सेपरेटिस्ट ने, देखिए, गवर्नमेंट चाहती है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम हो, जो साल के अंत में बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं बच्चों के, वो टाइम पर हों। लेकिन सेपरेटिस्ट नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये टाइम पर ना हो, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है, और गवर्नमेंट ये दिखाना चाहती है कि सब कुछ नॉर्मल है, इसलिए वो एग्ज़ाम्स को टाइम पर कंडक्ट करना चाहती है। हाई कोर्ट ने भी ये आदेश दिया, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि आपकी ड्यूटी है कि स्कूलों को बचाया जाए और इसको सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। देखिए, सेपरेटिस्ट कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो जरूर है। जो हुर्रियत के लीडर हैं सैयद रजा गिलानी जो हैं, उन्होंने अभी तक तो कंडेम भी नहीं किया पूरी तरह से स्कूलों की जलाने की एक्टिविटीज़ पे, यानी कहीं ना कहीं सेपरेटिस्ट इन्वॉल्व हैं इस पूरी जो स्कूल जलाने की एक्टिविटीज़ में। और देखिए, कुछ हद तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी स्कूलों को लॉजिस्टिक्स की तरह इस्तेमाल करती हैं, जैसे रात बिताने के लिए या फिर वहाँ पे कुछ सामान रख दिया इस तरह से। तो इसीलिए एक ये सिंबल है, यानी वो देखिए, वो आर्मी को जो कैंप्स होते हैं उसको तो टारगेट कर नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं ये स्कूलों को टारगेट करते हैं, क्योंकि आर्मी वाले इसको भी यूज़ करते हैं स्कूलों को, तो स्कूल एक सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। यानी मिलिटेंट्स का और जो दूसरे लोग जो स्कूल जलाते हैं उनका वहाँ और किसी चीज़ पर तो बस चलता नहीं, बस स्कूल चलाने पर बस चलता है, इसलिए वो स्कूल जला देते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट्स हैं। हर एक स्कूल को देखिए सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा सकती। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द एवरी एंड ईच स्कूल इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद में क्या, वही बात है, कंक्लूजन यही निकलता है कि वो एक लाइफ को, नॉर्मल लाइफ को डिसरप्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो स्कूल जलाते हैं, और तो कुछ ऐसा इस आर्टिकल में था नहीं। अगला आर्टिकल देखिए, अभी तक हमने कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस किए हैं। हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया, ये फेक एनकाउंटर वाला था, मतलब जो सो कॉल्ड अपोजिशन पार्टी जिसे कह रही हैं, और ये कश्मीर का इशू जो स्कूल जला रहे हैं। अब ये है लैंड एक्विजिशन लॉ से रिलेटेड, अच्छा आर्टिकल है ये भी, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 2013 में लैंड एक्विजिशन एक्ट आया, LARR एक्ट 2013। इससे पहले 1894 एक्ट था। कुछ अच्छी चीज़ें मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, क्या अच्छी अच्छी चीज़ें थी 2013 के एक्ट में। एक तो राइट टू कंसेंट था उसमें, यानी 80% रूरल और 70% अर्बन लोग जब तक कंसेंट नहीं देंगे तब तक लैंड नहीं एक्वायर किया जा सकता, राइट टू कंसेंट। दूसरी अच्छी चीज़ थी उसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी लैंड एक्वायर करने से सोसाइटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करनी उसका। तीसरा रिहैबिटेशन से रिलेटेड, यानी जो लोग जिनका लैंड एक्वायर किया जा रहा है उनको रिहैबिलिटेट किया जाए इससे। इस तरह से ये 3 अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसमें, और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन ये 3 सबसे मुख्य थी। तो हुआ क्या इस एक्ट के आने के बाद में लैंड को एक्वायर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया। तो एक तरह से अगर लैंड एक्वायर नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं आएगी, क्योंकि इंडस्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश करेंगी, और जो रेलवेज वगैरह हैं और बहुत सारी चीज़ें, यानी डेवलपमेंट आएगी नहीं। पिछले दिनों हमने पढ़ा, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात कही थी कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्वायर द लैंड फ्रॉम द इंडिया, डेट्स वाई वी आर नॉट एबल टू इस्टेब्लिश द इंडस्ट्रियल पार्क। तो इसके बाद में इन तमाम तरह की दिक्कतों के आने के बाद मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक 2015 में एक नया एक्ट, यानी इसमें अमेंडमेंट लाने की कोशिश करी। तो इसमें अमेंडमेंट लाने की कोशिश करी तो सीधे सीधे तो अमेंडमेंट ला नहीं सके वो, तो सबसे पहले तो उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया, ऑर्डिनेंस लाए, और जब अमेंडमेंट लाने की कोशिश करी तो सारा का सारा अपोजिशन लामबंद हो गया, यानी कि सारा अपोजिशन एक सूत्र में पिरो गया, और उन्होंने एक ही आवाज़ में विरोध किया इस अमेंडमेंट का। उन्होंने कहा कि यह जो एक्ट है यह लोगों के हित में एक्ट है और इसको ना चेंज किया जाए, और डेवलपमेंट को वैसे ही लाया जा सकता है, यानी इस एक्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो प्रेशर में आके मोदी गवर्नमेंट ने इस जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में अमेंडमेंट का इरादा छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उन्होंने एक टेढ़ा रास्ता अपनाया।
उससे पहले देखिए ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें चेंज लाने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कहा नहीं, लैंड एक्विजिशन एक्ट में चेंज नहीं लाया जा सकता। तो अब टेढ़ी उंगली क्या है? देखिए टेढ़ी उंगली ये है, जो लैंड है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। 7th शेड्यूल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, 7th शेड्यूल में आता है, लिस्ट है 7th शेड्यूल में। फर्स्ट लिस्ट है जो वो जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ला बना सकती है, सेकंड लिस्ट ऐसी है जिस पे स्टेट गवर्नमेंट ला बना सकती है, और थर्ड ऐसी है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ला बना सकती हैं। अब जो लैंड एक्विजिशन है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है 7th शेड्यूल के अंदर में। अब जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर चेंज नहीं ला सकी, यानी अमेंडमेंट नहीं पास कर सकी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? फाइनेंस मिनिस्टर हमारे अरुण जेटली ने नीति आयोग की मीटिंग में कहा, देखिए हम तो इसमें चेंज नहीं ला सके, लेकिन उन्होंने कहा स्टेट गवर्नमेंट्स को आप अपने हिसाब से लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाइए ताकि डेवलपमेंट लाई जा सके। अब ये पूरा आर्टिकल इसी पे बेस्ड है। अब देखिए इस पे उन्होंने कहा अभी इस फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच के बाद में कि उन्होंने कहा कि स्टेट्स को कहा कि आप अपना अपना लॉ बनाइए। तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, इन्होंने तो इनमें से कईयों ने अपना लॉ पास कर दिया और कई बिल्कुल पास करने वाले हैं। देखिए 254 आर्टिकल और इसका 1 पार्ट और 254 सेकंड पार्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए 254 में 1 में क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, दोबारा भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई लॉ बनाया जाता है, इस आर्टिकल में लिखा गया अगर कॉन्करेंट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं। अगर कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉ बनाते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपना लॉ बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना लॉ बनाया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ प्रिवेल होएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ की चलेगी और स्टेट गवर्नमेंट लॉ की नहीं चलेगी। तो यानी दोबारा से सुन लीजिए, 254(1) आर्टिकल के तहत लिखा गया कि कॉन्करेंट लिस्ट में अगर लॉ बनाया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ की चलेगी और यही प्रिवेल होगा। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, ये एक्सेप्शन टाइप है। 254(2) में यह लिखा गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट लॉ की भी चल सकती है, लेकिन ये तब चलेगी जब प्रेसिडेंट उस स्टेट गवर्नमेंट के लॉ को असेंट देगा आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन। तो दोबारा बोलता हूं, 254(2) में यह लिखा गया कि कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट लॉ भी चल सकता है, उसकी वो भी प्रिवेल हो सकता है तब जबकि प्रेसिडेंट अपनी असेंट उसको दे स्टेट गवर्नमेंट के लॉ को आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन। इस बात का बहुत मतलब है, आगे देखते हैं हम। आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन, इस पे आप ध्यान देना। अब देखते हैं आगे। लेकिन इस पूरे के पूरे 254(1) और 254(2) इन दोनों आर्टिकल पे अब 3 तरह के ग्रेव कंसर्न्स और लैंड एक्विजिशन के मुद्दे पर 3 तरह के ग्रेव कंसर्न्स निकलते हैं। एक एक तरह से हम जो कंसर्न है वो डिस्कस करेंगे। पहला कंसर्न तो ये है, देखिए 254(2) आया किस लिए था, यानी ये जो बात है 254(2) यानी स्टेट गवर्नमेंट की भी चल सकती है अगर प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे। इस आर्टिकल का मतलब ये कतई नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को वीक करना, यानी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को कमजोर करने के लिए नहीं था 254(2). तो था किस लिए ये? देखिए ये था कि जब भी कभी दिक्कत आती है, यानी देखिए कई बार स्टेट में होता क्या है, कई बार स्टेट में ना अलग अलग कंसर्न्स होते हैं, स्टेट में लोकल सर्कमस्टांसेस कुछ अलग होते हैं। तो ये 254(2) इसलिए बनाया गया था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ किसी स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में लोकल दिक्कतों के कारण में नहीं लगता है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से उस लोकल दिक्कतों के हिसाब से, लोकल प्रॉब्लम्स के हिसाब से अपना लॉ बना सके। तो ये इसलिए था, यानी जो इंटेंट थी यानी जो इंटेंट थी वो बिल्कुल अलग थी, और यह इंटेंट कतई नहीं थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वीक करना। ये तो इसलिए था कि वन साइज डजंट फिट ऑल, यानी अगर किसी स्टेट में कुछ तरह की लोकल प्रॉब्लम्स हैं तो वो लोकल प्रॉब्लम्स को कंसिडर करते हुए कुछ स्टेट गवर्नमेंट अपना लाभ बना सके। अब देखिए अब यह भी बात देखिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ डायरेक्टली नहीं पास कर सकती तो इसका मतलब ये भी तो है ना, इनडायरेक्टली पास नहीं कर सकती। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लैंड एक्विजिशन में अमेंडमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकी तो वो कोशिश कर रही है कि इनडायरेक्टली उसे पास किया जा सके। अब देखिए दूसरी बात ये निकलती है, सेकंड जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट तो यही था किस लिए था ये, सेकंड जो कंसर्न है वो ये है, और जिसमें प्रेसिडेंट असेंट की बात कही गई है। ये देखिए जब मैंने आपको कहा था कि ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट असेंट आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन, अब प्रेसिडेंट असेंट की जो बात की गई है यहाँ पे वो सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। केसर हिंद वर्सेस में नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है
कि ये जो 254(2) में प्रेसिडेंट की एसेंट है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे उन्होंने सही काम सिर्फ नहीं करना है, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड भी लगानी है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। और इवन डी बसु ने जो ला के एक जानकार हैं, बहुत विशिष्ट जानकार हैं, उन्होंने भी यह बात कही है, इट इज़ नॉट फॉर्मेलिटी, इट इज़ ड्यू कंसिडरेशन एंड डेलिब्रेशन, यानी प्रेसिडेंट को अपनी समझ का यूज करना है, इसमें सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर नहीं काम करना है। सो ये क्लियर है, जो बार बार ये बात कही जा रही है, क्लियर है कि प्रेसिडेंट को डेलिबरेटली एक्ट करना है और अपनी समझ से काम करना है। अब तीसरी बात से पहले एक इशू और भी निकलता है, क्या जो प्रेसिडेंट एसेंट यहाँ पे देंगे जिसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया लॉ प्रिवेल होगा 254(2), क्या ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, साफ साफ ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस पावर नहीं है, यानी लेजिस्लेटिव बनाने की पावर नहीं है प्रेसिडेंट की, और ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, जुडिशरी इसे कंसिडर कर सकती है। अभी तक 2 इशू हमने डिस्कस कर लिए, अब तीसरा इशू है। तीसरा इशू ये है कि अगर ये फॉर्मेलिटी है नहीं, अगर ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, तो देखिए, अगर ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए तमाम लॉ 7th शेड्यूल के अंदर में वो तो पॉइंटलेस हो जाएंगे। यानी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है 7th शेड्यूल के अंदर, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में, वो तो सारे उनका कोई मतलब रह ही नहीं जाता। वो तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि हम लॉ नहीं पास कर सकते, तो वो क्या करेंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को पुश करेंगे कि आप पास कर दीजिए। तो इससे तो पूरी की पूरा पार्लियामेंट ही अंडरमाइन हो गई। यानी जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि पार्लियामेंट में हमारी मेजोरिटी नहीं है, हम लॉ पास नहीं कर सकते, जैसे कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं पास कर सकी क्योंकि पार्लियामेंट में उनके पास नंबर्स ही नहीं है, तो वो तब स्टेट गवर्नमेंट्स को पुश करेंगे कि आप पास कर दीजिए। और वही तो हो रहा है, आप देख लीजिए, लेबर लॉ के साथ भी ऐसा हो रहा है। आप जब बीजेपी की सरकार अभी पार्लियामेंट में लेबर लॉज नहीं पास कर पाई, तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स को कह रही है, इवन राजस्थान, गुजरात, इन्होंने तो अपने पार्लियामेंट में अपनी स्टेट लेजिस्लेचर में लेबर लॉ पास भी कर दिए हैं। और लैंड एक्विजिशन बिल के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये तो खतरा है, हमारी पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को ही खतरा है। तो देखिए, दूसरी बात यहाँ पर ये निकलती है, जो ये कंसेंसस निकल कर आई थी लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 से, जो कंसेंसस निकल के आई थी, हार्ड अचीव्ड कंसेंसस थी, यानी बड़ी मुश्किल से ये एक्ट पास हुआ था। और ये राइटर इसमें कह रहे हैं, जयराम रमेश और एक दूसरे बंदे जिन्होंने आर्टिकल लिखा, वो कह रहे हैं कि इस कंसेंसस में ना चेंज किया जाए और इसको डाइल्यूट ना किया जाए। तो ये 3 पॉइंट्स थे। 3 पॉइंट्स आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ बस एक लाइन में। देखिए, पहली तो इनकी जो बात थी, जो पहला इशू था वो तो यही था साफ साफ कि ये प्रेसिडेंट की जो एसेंट है ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। और दूसरा ये था कि ये सेंट्रल लॉ को, इंटेंशन ये नहीं थी कि सेंट्रल लॉ को वीक करना, इसको पहला कह लीजिए या दूसरा पॉइंट कह लीजिए, कोई भी पॉइंट इसको कह लीजिए। पहला पॉइंट ये है कि इसकी इंटेंशंस 254(2) की ये नहीं थी कि सेंट्रल लॉज को वीक करना, इसकी इंटेंशंस ये थी कि स्टेट गवर्नमेंट्स में जो भी दिक्कतें आती हैं उसको लोकल सर्कमस्टांसिस के हिसाब से अपना लाभ बनाया जा सके। दूसरी बात ये है कि प्रेसिडेंट की एसेंट है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये देखिए दूसरा पॉइंट ये है। और जो तीसरा पॉइंट वो ये है कि अगर प्रेसिडेंट की एसेंट सिर्फ फॉर्मेलिटी है तो कल को तो कुछ भी एक सेकेंड, तो कल को तो कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ को वीक किया जा सकता है, यानी पार्लियामेंट को अंडरमाइन करता है, और कल को कोई भी लॉ स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा पास करवाया जा सकता है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं मेन, इसको देख लीजिएगा आप। अगला जो आर्टिकल है सेकुलरिज्म का आर्टिकल है, ये देखिए यहाँ पर, ये आर्टिकल अभी हमने डिस्कस कर लिया स्टेट्स लैंड एक्विजिशन एक्ट से। ये आर्टिकल, ये देखिए, ये हिलेरी क्लिंटन का आर्टिकल है, वही यूएसए में इलेक्शंस होने वाले 8 नवंबर को शायद इलेक्शन है वहाँ पे, और उनके इंटरनल पॉलिटिक्स इलेक्शन मुद्दों पर हम क्यों डिस्कस करेंगे, हमारे एग्जाम में कोई काम की नहीं है ये चीज़। और ये जो आर्टिकल है सेकुलरिज्म का, वैसे तो देखिए इस आर्टिकल में काफ़ी पॉलिटिक्स दी हुई है, यानी बीजेपी और हिंदू मुस्लिम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हम अपने आंसर्स में नहीं कर सकते, ना तो पार्टियों के नाम हम इस्तेमाल कर सकते, यानी बीजेपी, कांग्रेस, पर्टिकुलर किसी पार्टी के नाम से हम दूर रहें उतना ही अच्छा है। और पर्टिकुलरली धर्म का नाम भी हम यूज़ नहीं कर सकते, साफ साफ हिंदू मुस्लिम ऐसे धर्म का नाम यूज़ भी हम नहीं कर सकते। मतलब देखिए, करने को तो आप कुछ लोग कहेंगे कि कर लो क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए डायरेक्ट नाम यूज़ करने में। अब इन नाम के छोड़ के हम सेकुलरिज्म के मुद्दे को डिस्कस करेंगे, कैसे सेकुलरिज्म का मुद्दा है। देखिए, सेकुलरिज्म का जो मुद्दा है उसको एक ब्रीफ में बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं पहले। सेकुलरिज्म है क्या? सेकुलरिज्म है धर्मनिरपेक्ष। इसका जो नाम आता है वो आता है मैकियावेली से। मैकियावेली ने
ये कंसेप्ट तब दिया था। देखिए पहले होता क्या था, पुराने टाइम में क्या होता था, चर्च होते थे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यानी इटली में मान लीजिए आप, वहाँ चर्च होते थे, चर्च ही पॉलिटी को कंट्रोल करते थे। यानी जो चर्च के जो वो होते थे हमारे जो पोप वगैरह या जो भी होते हैं उनमें चर्च में, वो लोग क्या करते थे, पॉलिटी में भी यानी पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर रखते थे और इन्हीं की चलती थी, चर्च वाले लोगों की ही पॉलिटिक्स में चलती थी। तो मैकेवली ने कंसेप्ट दिया कि देयर मस्ट बी द कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द पॉलिटिक्स, रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में एक कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए। तो उनका ये कंसेप्ट आया तो वहाँ से, वेस्टर्न कंसेप्ट है ये सेकुलरिज्म का, देयर मस्ट बी द कंप्लीट सेपरेशन, यानी धर्म और राजनीति का कोई लेना देना नहीं है और कंप्लीट सेपरेशन इनका होना चाहिए। अब तमाम तरह के अलग अलग सेकुलरिज्म के कंसेप्ट भी निकल कर आए। देखिए गांधी जी जैसे हैं, गांधी जी ने ये कहा कि पॉलिटिक्स में धर्म होना ही चाहिए, गांधी जी ने कहा कि पॉलिटिक्स में धर्म होना चाहिए, लेकिन उनका धर्म का मतलब उनका एथिक्स से था। गांधी जी का मतलब था धर्म मतलब एथिक्स, यानी हर एक धर्म एथिक्स सिखाता है, यानी पॉलिटिक्स में एथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए नेहरू का अलग मतलब था, नेहरू भी कुछ वेस्टर्न तरह का ही कंसेप्ट रखते थे कि सेपरेशन ही होना चाहिए, स्टेट का कोई लेना देना नहीं है रिलीजन से। तो हमारे इंडिया में भी 25 से लेकर 28 तक जो आर्टिकल हैं वो सेकुलरिज्म से रिलेटेड है। हमने कंप्लीट सेपरेशन नहीं रखा है, हमने प्रिंसिपल डिस्टेंस रखा है। हमने हमारे सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्ष में प्रिंसिपल डिस्टेंस रखा है, यानी जब भी जरूरत पड़ेगी स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, स्टेबिलिटी के लिए, शांति के लिए, पीस एंड ऑर्डर के लिए, मोरालिटी के लिए स्टेट जब चाहे मर्जी इंटरफेयर कर सकता है धर्म के अंदर में। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल डिस्टेंस। यानी सभी धर्म वैसे तो समान हैं, यानी हर एक बंदे को अपने धर्म को प्रोफेस करने का, प्रोपगेट करने का अधिकार है और सभी धर्मों को अपने आप को अपने हिसाब से हैंडल करने का यानी अफेयर कंडक्ट करने का अधिकार है। ये जो 25 से 28 आर्टिकल हैं सभी उस आर्टिकल्स में तमाम तरह की बातें की गई हैं। लेकिन अब तमाम तरह के क्वेश्चन उठते हैं, क्या एक इंडिया सेकुलरिज्म कंट्री है? क्योंकि देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब सेकुलरिज्म वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म वर्ड ध्यान से देखिएगा, सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म वर्ड 42 अमेंडमेंट 1976 में लाए गए थे और उससे पहले ये वर्ड नहीं थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो ये प्री में भी क्वेश्चन बनता है, सोशलिस्ट और सेकुलर कब लाए गए थे, या प्रीएम्बल के अंदर हैं या नहीं है। प्रीएम्बल के अंदर ये वर्ड हैं लेकिन ओरिजिनली नहीं थे, 42 अमेंडमेंट 1976 में ऐड किए गए थे। अब देखिए एक व्यू यहाँ पे ये निकल के आता है कि जो हमारा सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है वो हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि देखिए इसे जो पार्टीज़ हैं अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तो वो हो गया, हाईलाइटर चाहिए। ये तो कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। और देखिए कुछ पार्टीज़ किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, इसमें नाम मत लीजिएगा आप, हिंदू मुस्लिम जो भी है आप इसे नाम मत लीजिएगा। कुछ पार्टीज़, सम पार्टीज़ यूज़ द रिलीजन फॉर देयर पॉलिटिकल एडवांटेजेस, तो उनको अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सूडो सेकुलरिज्म आप एक तरह से कह सकते हैं। सूडो सेकुलरिज्म होता क्या है? सूडो सेकुलरिज्म ये होता है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपीज़ करना, यानी एक लेवल से ज़्यादा अपीज़ करना, यह एडिटर लिखते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या हमें वास्तव में सेकुलरिज्म चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए सेकुलरिज्म तो डेफिनेटली हमें चाहिए। हमारी सोसाइटी एक मल्टी एथनिक सोसाइटी है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है और सेकुलरिज्म तो हमारी ज़रूरत है। लेकिन सेकुलरिज्म कैसा हो, किन मुद्दों पर हो, किन विचारों के तहत हो, क्योंकि सेकुलरिज्म भी तो एक मल्टी कॉन्टेस्टेड सब्जेक्ट है। राइट विंग तो ये कहती है, जो फंडामेंटलिस्ट है राइट विंग वाले, वो तो कहते हैं नहीं हमें सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि एक यूनिफॉर्म वे ऑफ लिविंग होना चाहिए। जैसे हमने कल परसों एक आर्टिकल डिस्कस किया था, इंडियन हिंदुत्व और इंडियन इट्स ए वे ऑफ लिविंग लाइफ, यानी हमने कल परसों एक आर्टिकल डिस्कस किया था ना हिंदुत्व वाला, उसमें यह कहा गया था कि जो हिंदुत्व है वो एक वे ऑफ लिविंग द लाइफ है। जस्टिस वर्मा ने यह बात कही थी 1995 जजमेंट में, और उनका मतलब वे ऑफ लिविंग वाइज से इंडियननेस से था। इस बात को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था उस आर्टिकल में। ये भी हमने डिस्कस किया था किन किन मुद्दों पर क्रिटिसाइज़ किया गया था। अब देखिए हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस सेकुलरिज्म के फीवर के कारण इस संस्कृत जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा सफ़र कर गई है, क्योंकि हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, इसलिए संस्कृत को एक लेवल के बाद में ज़्यादा नहीं बढ़ावा दिया जा सकता, तो इसलिए संस्कृत जो लैंग्वेज है वो सफ़र कर गई है। हमारे प्रधानमंत्री डाइवर्सिटी की भी बात करते हैं और वो कहते हैं कि हमारा जो देश है एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है और यही इंडिया की स्ट्रेंथ है। लेकिन जो क्वेश्चन उठता है वही क्वेश्चन यहाँ पे अभी उठता है, क्या डाइवर्सिटी आ सकती है सेकुलरिज्म के बिना?
क्योंकि एक डाइवर्सिटी है, तमाम बहुत धर्मों के लोग हमारे इंडिया में रहते हैं, तो डाइवर्सिटी है। तो क्या वो डाइवर्सिटी ऐसी ही रह जाएगी? जब तक सेकुलरिज्म नहीं होगा तो वो डाइवर्सिटी होगी नहीं। अगर आपको सिर्फ एक ही धर्म में पूरे के पूरे कंट्री को तोलोगे तो डाइवर्सिटी कैसे रहेगी? वो फिर तो वो यूनिटी टाइप हो जाएगी। सारा का सारा जो सेकुलरिज्म है वो डाइल्यूट हो जाएगा, डाइवर्सिटी डाइल्यूट हो जाएगी। अब देखिए, जो राइट विंग है यानी फंडामेंटलिस्ट, राइट विंग फंडामेंटलिस्ट ये कहते हैं कि सेकुलरिज्म को मिसयूज किया गया है और कुछ पार्टीज अपने वोट के लिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को यूज करते हैं। इवन देखिए, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे नेहरू और अंबेडकर, उन्होंने भी सेकुलरिज्म वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो उन्होंने भी तो कुछ सोचा ही होगा, तभी तो उन्होंने सेकुलरिज्म वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं किया। यह बात कहते हैं राइट विंग वाले। अब देखिए, अंबेडकर की बात कर लीजिए। अंबेडकर सेकुलरिज्म पे साइलेंट थे, यानी उन्होंने कुछ नहीं बोला। सोशलिज्म पे तो उन्होंने इसका विरोध किया। केटी थॉमस थे, जब उस टाइम डिबेट चल रही थी, उन्होंने कहा कि फ्यूचर जनरेशंस डिसाइड करेगी क्या सोशलिज्म हमारे कंट्री में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन सेकुलरिज्म पे वो साइलेंट रहे। सेकुलरिज्म पे अंबेडकर साइलेंट रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदुत्व की बात करते थे। अंबेडकर तो हिंदुत्व के खिलाफ थे। उन्होंने तो यह बात कही थी, आई वॉज बोर्न हिंदू बट वोंट डाई एज ए हिंदू। इस बात से उनका मतलब यह था कि हिंदुत्व में तमाम तरह की कास्टिज्म की प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए उनको भी हिंदू धर्म ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। वो कहते थे कि उन्होंने देखिए, अंबेडकर ने मरने से पहले बुद्धिज़्म धर्म ग्रहण कर लिया था। तो अगर वो जिंदा होते, वो भी नहीं चाहते कि ये बिल्कुल आज जिस तरह की इंटॉलरेंस या जिस तरह की आज हो रही है, वो भी ये चाहते हैं कि तमाम तरह के धर्म मिलजुल कर इंडिया में रहें और एक मल्टी जो रिलीजियस फैब्रिक है वो मेंटेन रहे हमारे इंडिया के अंदर। ऐसा एडिटर का कहना है। तो देखिए, उसके बाद में जो उनका सेकुलरिज्म का मतलब क्या था? उनका सेकुलरिज्म का मतलब ह्यूमन डिग्निटी से था, इमेंसिपेशन था, यानी तमाम तरह की जो सोशल कुरीतियां हैं उनसे लोगों को मुक्त करवाया जाए। देखिए, अंबेडकर का जो जोर था वो कास्टिज्म पे ज़्यादा था। कास्टिज्म के नाम पे उस टाइम पर बहुत ज़्यादा, यानी आज भी देख लीजिए कितने तमाम तरह की अत्याचार होते हैं। तो इनका जो अंबेडकर का सेकुलरिज्म का कंसेप्ट था वो ह्यूमन डिग्निटी से रिलेटेड था, सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड था। अब देखिए, 42 सेकेंड अमेंडमेंट में यह कंसेप्ट लाया गया, सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड ऐड किए गए। उस टाइम पे देख लीजिए सर्कमस्टांसिस कैसे थे। उस टाइम पर जो सर्कमस्टांसिस थे वो काफ़ी, देखिए, सारे के सारे अपोजिशन लीडर्स को जेल में रखा हुआ था। उस टाइम पे इमरजेंसी लगी हुई थी 42 सेकेंड अमेंडमेंट के तहत टाइम पर। और उस टाइम पर देखिए, जो फंडामेंटलिस्ट जो पार्टीज़ हैं, कई तरह की पार्टीज़ हैं, वो माहौल भी काफ़ी ख़राब था। तो उस टाइम पर सोशलिस्ट और सेकुलर जो वर्ड था उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, इसीलिए उनको उस टाइम पर साफ साफ एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ऐड किया गया। तो अब क्वेश्चन यही उठता है कि नेहरू और अंबेडकर ने ये वर्ड क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किए शुरू में ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, संविधान के अंदर में? तो इसका आंसर ये है कि इक्वलिटी और जस्टिस लाने के लिए है। अब दोबारा यही क्वेश्चन उठता है कि कैसा इक्वलिटी, कैसा जस्टिस? मतलब अगर जब ये सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, तो किस तरह की इक्वलिटी की आप बात कर रहे हो, किस तरह के जस्टिस की आप बात कर रहे हो? तो इसका आंसर कुछ दिया नहीं है आर्टिकल के अंदर में, सिर्फ क्वेश्चन रेज किया गया है। आगे भी वही पॉलिटिक्स है इस आर्टिकल के अंदर, आगे कुछ है नहीं। वो इंदिरा गांधी की बात करते हैं, तो कुछ आगे जो 1-2 पॉइंट दिए हैं उनका आंसर्स में कहीं भी यूज नहीं हो सकता। तो आज यही 3-4 आर्टिकल थे डिस्कस करने लायक। थोड़ा लेट हो गए आज, क्योंकि थोड़ी इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, शायद कल भी ये दिक्कत आए, कल भी थोड़ा लेट आए। हमारा जो टाइमिंग है डिस्कशन करने का वो वही टाइमिंग है, सुबह 7 बजे वीडियो मिल जानी चाहिए। 7 बजे का टाइम है, 7 AM इन द मॉर्निंग। आज शायद जब तक अपलोड होएगी 10 साढ़े 10 बज जाएंगे। तो जब भी लेट हो, 10 साढ़े 10 हो या फिर कुछ भी लेट हो, तो बस आप ये सोच लीजिएगा कि जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सुलझा लिया जाएगा। और जो हमारा टाइमिंग है डिस्कशन का वो सुबह 7 AM इन द मॉर्निंग है। थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन।